नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज पर बात करने वाले हैं जिनके बिना आप कह सकते हैं आधुनिक हिंदी आलोचना और इतिहास वो अधूरे से लगते हैं। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारे पास उनके जीवन और काम से जुड़ी कुछ अहम जानकारी हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर क्यों शुक्ल जी को आलोचना का सम्राट कहते हैं, हिंदी साहित्य में उनका इतना ऊंचा मकाम क्यों है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि उनका काम मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन और आलोचना को अगर समझना है तो उनका काम सचमुच में एक बुनियाद है। हाँ, तो देखिए, जानकारी यह है कि जन्म 1884 में बस्ती जिले का एक गांव है अगोना, वहां पिता थे चंद्रबली शुक्ल। लेकिन एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी, औपचारिक शिक्षा, वो सिर्फ इंटरमीडिएट मतलब FA वहीं तक थी। सोचिए जरा। हाँ, ये बात वाकई हैरान करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि इतनी सीमित औपचारिक शिक्षा के साथ वो भाषा और साहित्य के इतने बड़े विद्वान आखिर कैसे बने। सही कहा। सीधे सीधे तो नहीं पता चलता कि लगन कैसे आई, लेकिन उनका जो करियर का रास्ता रहा है वो शायद कुछ इशारा करता है। जैसे 1904 में उन्होंने मिर्जापुर के एक मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर की नौकरी से शुरुआत की। अच्छा, ड्राइंग मास्टर। हाँ, और फिर 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा गए और वहां हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक बने। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उस वक्त का। बिल्कुल, हिंदी शब्द सागर पर काम करना मतलब भाषा की नस नस से वाकिफ होना। इस अनुभव ने यकीनन उनकी भाषा, शब्दों पर उनकी पकड़ को बहुत गहरा किया होगा। हाँ, एक तरह से नींव रखी होगी आगे के काम की, कह सकते हैं। ये उनके एकेडमिक सफर का एक अहम मोड़ रहा होगा। और फिर जैसा आपने कहा 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU, वहां हिंदी के प्राध्यापक बने और 1937 में फिर विभागाध्यक्ष। अब आते हैं उनके सबसे ज्यादा चर्चित काम पर, हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ, ये किताब तो मील का पत्थर है। इससे पहले भी इतिहास लिखने की कोशिशें हुई थीं, लेकिन थोड़ी बिखरी हुई थीं। शुक्ल जी ने पहली बार कवियों को, साहित्यिक प्रवृत्तियों को एक कालक्रम में और ज्यादा व्यवस्थित तार्किक ढंग से सामने रखा। इसने ना आगे के अध्ययन के लिए एक ठोस जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल, इतिहास लेखन तो है ही, पर वो आलोचना के भी क्या कहते हैं शिखर पुरुष माने जाते हैं। हाँ। रश्मिमांसा और त्रिवेणी, हाँ। ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण आलोचना वाली किताबें हैं। हाँ। और हाँ, उनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि, हाँ। उसका जिक्र भी जरूरी है। यकीनन। और इतना ही नहीं, उन्होंने आनंद कांदमनी और नागरी प्रचारिणी पत्रिका जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया और जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली का भी संपादन किया। कितना कितना फैला हुआ काम है। बिल्कुल, और उनकी आलोचना सिर्फ ये नहीं कि अच्छा कहा या बुरा, उन्होंने बाकायदा मानदंड विकसित किए, साहित्य को परखने के तरीके बताए। जैसे रस मीमांसा में उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत की, जो कि काफी जटिल माना जाता है, उसकी बहुत गंभीर विवेचना की है। और उनका संपादन कार्य भी ये दिखाता है कि वो मूल रचनाओं को, टेक्स्ट को कितनी गंभीरता से लेते थे। सही बात है। अच्छा, इतनी सारी बातें उनके काम की हैं, पर उनकी भाषा कैसी थी? क्या बहुत मुश्किल अकादमिक किस्म की? नहीं, यही तो उनकी खासियत है। जो जानकारी है उसके हिसाब से भाषा शुद्ध साहित्यिक थी। तत्सम शब्द थे, मतलब संस्कृत वाले शब्द। हाँ। पर इसके बावजूद भाषा में एक रवानी थी, एक व्यवहारिकता थी। वो मुश्किल होते हुए भी कहीं ना कहीं स्पष्ट थी, समझ में आती थी। अच्छा। और ये संतुलन बनाना आसान नहीं होता। शायद यही वजह है कि उनका लेखन आज भी इतना प्रासंगिक है। मतलब साहित्यिक होते हुए भी पाठकों से दूर नहीं। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसी असाधारण योगदान की वजह से उन्हें आलोचना का सम्राट कहा गया। अफसोस 1941 में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। हाँ, उनका निधन हो गया, लेकिन उनका महत्व सिर्फ एक इतिहासकार या आलोचक होने तक नहीं है। उन्होंने हिंदी में सोचने, विचारने का, साहित्य को देखने परखने का, आप कह सकते हैं एक पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसका असर आज तक है। तो संक्षेप में कहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को उसका पहला व्यवस्थित इतिहास दिया, आलोचना को एक नई वैज्ञानिक दृष्टि दी, बेहतरीन निबंध लिखे और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन भी किया। उनकी जो साफ दृष्टि थी और सधी हुई भाषा, उसने हिंदी चिंतन को बहुत गहराई दी। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि अगर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना को इस तरह व्यवस्थित न किया होता, तो आज हम हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ रहे होते, किस तरह समझ रहे होते, या फिर उनकी वो भाषा शैली जो साहित्यिक भी थी और व्यवहारिक भी,
उससे आज के लेखक, आज के आलोचक क्या सीख सकते हैं, क्या प्रेरणा ले सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।